नेपाल में जो विद्रोह हुई, कुछ लोगों का कहना है भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति हुई, कुछ लोगों का कहना है हिस्सेदारी को लेकर क्रांति हुई। नेपाल में लगभग 11% ब्राह्मण हैं और आसपास 18 से 19% क्षेत्रीय हैं और बहुजन मूल्यवासी की संख्या 70% है। लेकिन पूरे सिस्टम पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। लोगों का कहना है कि ब्राह्मणों के डीएनए में भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा पड़ा है और भी सोशल मीडिया में बहुत वायरल है कि ब्राह्मणवाद केवल नेपाल या फिर भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए खतरा है, हानिकारक है। इसलिए नेपाल के मूल निवासी जनता ने विद्रोह कर दिया। क्या भारत में इस तरह का विद्रोह हो सकता है? आखिर भारत में क्रांति क्यों होगा? क्या भारत में भी क्रांति की जरूरत है? ये बहुत बड़ी सवाल है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। अगर भारत में आंदोलन हुआ या फिर क्रांति हुई या फिर विद्रोह हुआ तो किस मुद्दे को लेकर भारत में हो सकता है? के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। नेपाल की सुशीला कर की ब्राह्मण पर छाती पीटने की जगह हमारे देश पर एक ब्राह्मण संगठन आरएसएस और उसके मुखिया मोहन भागवत ने एक ब्राह्मण ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया है। इसको लेकर ज्यादा बेचैन होने चाहिए। इससे मुक्ति मिले, इसके लिए जो कुछ किया जा सके करना चाहिए। आरएसएस का गठन एक ब्राह्मण ने ब्राह्मणों का इस देश पर वर्चस्व बनाए रखने, नए सिरे काम करने और ब्राह्मणवाद की रक्षा के लिए किया था। एक बाद एक उसके मुखिया ब्राह्मण होते रहे। वर्तमान मुखिया भी एक ब्राह्मण मोहन भागवत ही है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगला मुखिया कोई गैर ब्राह्मण हो जाए। जैसे तथाकथित पिछड़े के प्रधानमंत्री बनने, दलित के राष्ट्रपति या आदिवासी के राष्ट्रपति बनने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्राह्मणों के संगठन आरएसएस और उसके मुखिया मोहन भागवत ने कैसे पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। कब्जा ज्यादा वजनी शब्द लगे तो नियंत्रण कह लीजिए। राजनीतिक सत्ता पर ब्राह्मणों की कब्जा, किसी को शक हो, लेकिन बहुत सारे लोगों इस पर कोई शक नहीं है कि भाजपा आरएसएस का एक अनुष्ठांगिक संगठन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल उसके प्रचारक रहे हैं, बल्कि उसके एक कार्यकर्ता या ज्यादा सटीक कहना हो तो एक कठपुतली है। हाँ, साथ में कॉर्पोरेट के भी कठपुतली हैं। आरएसएस कॉर्पोरेट दोनों साथ मिलकर देश पर नियंत्रण या कब्जा कायम किया है। भारत की कार्यपालिका पर आरएसएस का कब्जा। कैबिनेट और मंत्रिमंडल भारत की सबसे बड़ी शक्तिशाली संस्था है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के ज्यादातर सदस्य आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं या उसके चरणों में लेटे बिना मंत्री नहीं बन सकते हैं, ना मंत्री रह सकते हैं। नौकरशाही, स्थायी कार्यपालिका पर ब्राह्मणों की कब्जा। नौकरशाही आरएसएस के लोगों के पूरी तरह नियंत्रण में या कब्जे में आ चुकी है। शीर्ष पदों पर वही लोग नियुक्त होते हैं जो आरएसएस के पसंद हैं। आरएसएस के विचार एजेंडे के खिलाफ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति नौकरशाही के शीर्ष पद पर नहीं बैठ सकता है। यहाँ तक डीएम और पुलिस अधिकारी भी नहीं बन सकता है या तो रह सकता है। भारत के विधायक पर कब्जा। संसद पर आरएसएस का पूरा नियंत्रण है। भाजपा के अधिकांश सांसद खुद को आरएसएस का स्वयंसेवक कहते हैं। जो स्वयंसेवक नहीं रहे हैं उन्हें मोहन भागवत का आशीर्वाद जरूर मिलनी चाहिए। यूं ही धारा 370 का खात्मा नहीं हुआ और ना ही आनन फानन में द्विज सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल गया। बहुत सारे उदाहरण हैं। विधानसभाओं और मुख्यमंत्रियों के आरएसएस के रिश्ते जगजाहिर है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति तक घोषित तौर पर आरएसएस के सदस्य हैं। राष्ट्रपति तो उनकी इच्छा से बनी है। संवैधानिक संस्थाएं पर ब्राह्मणों का कब्जा। निर्वाचन आयोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया तक पर आरएसएस ने कब्जा जमा लिया है। ईडी, सीबीआई आदि की बात ही छोड़ दीजिए। उच्च शिक्षा संस्थानों पर
आरएसएस का कब्जा। उच्च शिक्षा संस्थानों में कौन कुलपति होगा, कौन प्रोफेसर नियुक्त होगा, कौन यूजीसी का चेयरमैन बनेगा, कौन पाठ्यक्रम समिति में रहेगा और कौन इसका अध्यक्ष बनेगा, क्या पढ़ाया जाएगा और क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सब कुछ ब्राह्मण संगठन आरएसएस और उसका मुखिया ब्राह्मण तय करता है। छात्र संगठन के नाम पर आरएसएस के अनुष्ठांगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों पर भी कब्जा जमा लिया है। परिसर में क्या होगा और क्या नहीं अब वो तय करते हैं। भारत की विदेश नीतियों पर भी ब्राह्मणों की कब्जा। अब तो भारत की विदेश नीति पर आरएसएस की एजेंडे के आधार पर निर्धारित हो रही है। इजराइल से घनिष्ठ दोस्ती यूं ही नहीं हुई, बांग्लादेश को दुश्मन यूं ही नहीं घोषित किया गया। बाद में इतने तक नहीं, भारतीय विदेश नीति को ब्राह्मण हिंदू विदेश नीति बना दिया गया है। सामाजिक संस्कृति जीवन पर कब्जा कर रखा है। कौन क्या खाएगा, किस दिन खाएगा, किस शहर में क्या नहीं खाया जाएगा, जीवन की इस सबसे बुनियादी बात को भी आरएसएस और अनुष्ठांगिक संगठन तय करते हैं। कौन किससे शादी करेगा, कौन किससे प्रेम करेगा, इसके लिए बाकायदा ब्राह्मण राष्ट्र के कानून मोदी युग में बन चुके हैं। कैसे 5 ब्राह्मणों के हिंदू राष्ट्र द्विज राष्ट्र के स्वप्न को किसने पूरा किया। 5 ब्राह्मण सावरकर, मुंजे, हेडगवार, गोलवलकर, मोहन भागवत और गोडसे। हिंदू राष्ट्र के पिता चित्पावन ब्राह्मण विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व में हिंदू राष्ट्र के स्वप्न को परिभाषित किया और उसे पूरा करने के लिए हिंदू महासभा सन 1915 में स्थापना की। सावरकर के स्वप्न को साकार रूप देने के लिए बालकृष्ण शिवराम मुंजे ब्राह्मण के शिष्य केशवराव बलिराव हेडगवार ब्राह्मण ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में की। हेडगवार के स्वप्न को उसके शिष्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ब्राह्मण ने बुलंदियों पर पहुंचाया और अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में हिंदू राष्ट्र के स्वप्न की सैद्धांतिक प्रस्तुत करने के साथ व्यापक रणनीति एवं कार्यनीति में प्रस्तुत किया। उसकी किताब हिंदू राष्ट्र के परोकारों की वेद, कुरान और बाइबल बन गई। धीरे धीरे ब्राह्मण संगठन आरएसएस देश धमनियों एवं सिराओं पर नियंत्रण कर गया। 2014 में इतिहास की वह क्षण आया जब संघ ने कॉर्पोरेट जगत के साथ समझौता करके अपने अनुष्ठांगिक संगठन भाजपा के माध्यम से लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया के तहत देश की सत्ता पर पूर्ण बहुमत के साथ नियंत्रण कर लिया। इस बार भी बागडोर एक अन्य ब्राह्मण मोहन भागवत के साथ में रही, लेकिन पहली बार उसने अपना सेनापति किसी ब्राह्मण को बनाने की जगह पिछड़ी जाति के शास्त्र सम्मत तौर पर शूद्र जाति के नरेंद्र मोदी को बनाया। मोदी जी ने भारत को ब्राह्मण राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाने के चित्पावन ब्राह्मणों के उस स्वप्न को पूरा कर दिखाया, जिसका सपना उन्होंने आज से करीब 110 वर्ष पूर्व हिंदू महासभा 1915 के गठन के समय देखा था और जिसे साकार रूप देने के लिए करीब 100 वर्ष पूर्व आरएसएस का गठन किया गया था। इतिहास का दुरुपयोग देखिए। ब्राह्मण राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के इस स्वप्न को जहां एक और व्यावहारिक रूप देने की जिम्मेदारी चित्पावन ब्राह्मणों ने एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति को सौंपी, वहीं उसे औपचारिक स्वीकृतियां राष्ट्रपति के रूप में दलित अछूत रामनाथ कोविंद और आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिलवाया। शायद ही किसी को भ्रम हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र है। हम यहाँ पे कुछ उदाहरण पेश करना चाहते हैं। नंबर 1, बहुजनों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों पर ब्राह्मण द्विजों का वर्चस्व और नियंत्रण है। नंबर 2, महिलाओं पर पुरुषों का वर्चस्व और नियंत्रण है। नंबर 3, धार्मिक अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, ईसाइयों, पूर्व के दलित पिछड़े अधिकांश पर हिंदुओं का वर्चस्व और नियंत्रण है। नंबर 4,
श्रम करने वालों पर परजीवियों का वर्चस्व और नियंत्रण है। नंबर 5, उत्तर भारतीय आर्य द्विज बर्बर संस्कृति का देश के अन्य हिस्सों पर वर्चस्व और नियंत्रण है। आरएसएस के जन्म के बाद विकास और विस्तार का विश्लेषण करने वालों ने एक बुनियादी भूल जाने अनजाने में कर ली है। नंबर 1 पर पहली यह है कि ब्राह्मणों द्वारा गठित, ब्राह्मणों द्वारा संचालित इस संगठन को हिंदू संगठन का नाम दे दिया या हिंदू संगठन कहा। नंबर 2, दूसरी भूल यह है कि आरएसएस के मुस्लिम ईसाई विरोधी चरित्र को तो खूब उजागर किया, लेकिन उसके ब्राह्मणवादी और दलित, पिछड़े, आदिवासी और स्त्री विरोधी चरित्र को छोड़ दिया या बहुत कम रेखांकित किया। नंबर 30, तीसरी यह है कि आरएसएस के मुख्य निशाने के रूप में सिर्फ मुस्लिम को दिखा, जबकि उसका मुस्लिम से ज्यादा बड़ा निशाना ब्राह्मणवाद की रक्षा करना, वन व्यवस्था की बनाए रखकर ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का बनाए रखना था। हमें सुशील कर्की, ब्राह्मण नेपाल की केयरटेकर प्रधानमंत्री से ज्यादा ब्राह्मण संगठन आरएसएस और उसके अनुष्ठांगिक संगठनों के बारे में सोचना चाहिए। इनके वर्चस्व को कैसे तोड़ें, इस पर विचार करना चाहिए और काम करना चाहिए। नेपाली कर्की से हम तो निपट ही लेंगे। अब यहाँ तक वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा कि भारत के लोग किस मुद्दे को लेकर विद्रोह या क्रांति कर सकते हैं। पहले तो मुझे लगता है भारत में खूनी क्रांति नहीं हो सकता, असंभव सा लगता है, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में प्रावधान कर रखा है, इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया है, इस मुताबिक खूनी क्रांति तो असंभव है। फिर जनता ने आक्रोश में आकर क्रांति कर भी देते हैं तो वो विद्रोह क्या सफल होगा? दोस्तों, ये बहुत बड़ी सवाल है। वो विद्रोह SC ST OBC मूल्यवासी बहुजन समाज ही क्रांति करेगा, विद्रोह करेगा। और ये बहुजन मूल्यवासी विद्रोह क्यों करेगा उसे भी जान लेते हैं। क्योंकि इन SC ST OBC मूल्यवासी बहुजन समाज को ये ब्राह्मणवादियों ने वर्षों से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर शोषण करते आ रहे हैं। आजादी के 75-80 वर्ष के बाद भी हम SC ST OBC मूल्यवासी ब्राह्मणों के गुलाम हैं। मुझे लगता है संविधान तो नाम के लागू है, देश के अधिकतर जनता अभी भी मनुस्मृति के अनुसार चल रहे हैं, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। उस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सबको समान अधिकार दिया, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की अधिकार दिया, किसी भी जाति धर्म के अनुसार भेदभाव नहीं किया। 1950 जनवरी 26 तारीख को संविधान लागू हुआ। इतना बेहतरीन संविधान होते हुए भी हमारे ऊपर अन्याय, अत्याचार, अमानवीय कृत्य हमेशा होते रहते हैं। अंग्रेज तो भारत को आजाद करके चले गए, लेकिन सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में आ गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुजन मूल्यवासी क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए 2 लड़ाई लड़ी, लेकिन हमें एक आजादी ही मिली, दूसरी आजादी अभी बाकी है। जब तक ब्राह्मणों ने संख्या के आधार पर भागीदारी नहीं देते हैं, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्रांति करते रहेंगे, लेकिन दूसरी आजादी ब्राह्मणों से हम लेकर रहेंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। मूल्यवासियों को ब्राह्मणों से आजादी लेना ही है। हम कब तक जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार सहते रहेंगे? मुझे रखने पर मार दिया जाता है, पानी के घड़े छूने से या पानी पीने से मार दिया जाता है, हमारे बहन बेटियों पर अमानवीय व्यवहार किया जाता है, रेप, उत्पीड़न किया जाता है, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच किया जाता है। हम इस देश के मूल निवासी हैं और ब्राह्मण DNA के अनुसार विदेशी है। जिस प्रकार अंग्रेज ने हम पर शासन कर रहे थे, उसी प्रकार ब्राह्मणों ने हम पर शासन कर रहे हैं और सारे सिस्टम पर, सारे व्यवस्था पर कब्जा कर रखा है। जितना जल्दी हो सके ब्राह्मणों ने जाति जनगणना कराकर संख्या के अनुसार भागीदारी दे देते हैं,
तब तो सही है, नहीं तो क्रांति तो तय है। ऐसे भी 52 में श्रम साहब ने वर्षों से SC ST OBC मूल निवासियों को देश भर में इकट्ठा करके क्रांति करने के लिए तैयार कर रहे हैं। आज नहीं तो कल क्रांति होगा, लेकिन होगा जरूर। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा और SC ST OBC मूल निवासियों को अपील करना चाहूंगा, जितना जल्दी हो सके सुधर जाइए, जागरूक हो जाइए। दूसरी आजादी आपकी इंतजार कर रही है। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपका स्वागत है। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सकें, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।